मेरी बैटरी लो है और यहाँ पर अंधेरा हो रहा है। ये फाइनल मैसेज था एक ऐसे रोवर का जिसकी वजह से हम आज मार्स पर जाने के लिए रेडी हैं। इस रोवर का नाम था अपॉर्चुनिटी। 7 जुलाई 2003 को नासा इसको लॉन्च करता है मार्स के लिए। 6 महीने के सफर के बाद ये रोवर 25 जनवरी 2004 को मार्स पर लैंड करता है। इस रोवर को प्लान किया जाता है कि ये सिर्फ 90 दिन यानी 3 महीने के लिए मार्स को स्टडी करेगा, लेकिन हैरानी के तौर पर अपॉर्चुनिटी रोवर 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, 13 साल नहीं, बल्कि पूरे 15 साल तक मार्स पे घूमता रहता है और इस प्लेनेट को स्टडी करता है। इस रोवर का मकसद था मार्स पे पानी के ट्रेसेस देखना कि क्या इस प्लेनेट पे पहले पानी हुआ करता था, साथ ही मार्स का इन्वायरमेंट कैसा है और ये दिखता कैसा है। ये सारी की सारी पिक्चर्स अपॉर्चुनिटी रोवर ने भेजी हैं अर्थ पर अपने ऑपरेशन पीरियड में। फिर कई सालों बाद अपॉर्चुनिटी रोवर में इशू आना शुरू हो जाते हैं। एक तो इसका एक व्हील स्टक हो गया था, साथ ही मार्स पर डस्ट स्टॉर्म बहुत ज्यादा आते थे, तो इसके सोलर पैनल पर काफी मिट्टी जमा हो गई थी, जिसकी वजह से इसको मुश्किल होती थी सन से अपने आप को सही तरह चार्ज करने के लिए। फिर आता है जून 2018। अपॉर्चुनिटी रोवर 45 किलोमीटर मार्स की सरफेस पर सफर कर लेता है। इसी महीने मार्स पर बहुत बड़ा ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म आता है जो सन को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। अपॉर्चुनिटी रोवर अपने आप को सही तरह चार्ज नहीं कर पाता। 10 जनवरी 2018 को अपॉर्चुनिटी रोवर अपना फाइनल मैसेज अर्थ पर भेजता है, माई बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क। ये मैसेज पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और दिखाता है अपॉर्चुनिटी रोवर की स्ट्रगल मार्स पे। नासा इस रोवर को रिवाइव करने की बहुत कोशिश करता है। इसको सैकड़ों बार रिकवरी कमांड्स भेजे जाते हैं, लेकिन आगे से अपॉर्चुनिटी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 13 फरवरी 2019 को नासा ऑफिशियली अपॉर्चुनिटी के मिशन को कंप्लीट डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि इसने मार्स को सिर्फ 3 महीने स्टडी करना था, लेकिन ये 15 सालों तक उसको स्टडी करता है, तो मिशन का ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया था। फिर आते हैं कैसिनी-हुयगेन्स, जिनको जानबूझकर तबाह किया गया। इनको बनाया गया था सैटर्न और उसके मून्स को स्टडी करने के लिए। ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, कैसिनी और ये छोटा सा हाइगन। ये जॉइंट प्रोजेक्ट होता है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी के दरमियान। 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया जाता है इसको सैटर्न के लिए। सोलर सिस्टम में 7 सालों के सफर के बाद फाइनली ये 1 जुलाई 2004 को सैटर्न के ऑर्बिट में एंटर करता है। कैसिनी का मिशन होता है कि ये सैटर्न को स्टडी करेगा, उसके रिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा और सैटर्न के इतने सारे मून्स को स्टडी करना। इसने सैटर्न के मून जैसे कि टाइटन, इनसोलेडस, डियोन, रिया के पास फ्लाई बाय मिशन करने थे, इस सर्च में कि शायद इनकी आईसी सरफेस के नीचे पानी हो। और ये कैसिनी के साथ ये छोटा सा हाइगन था। इसका मिशन होता है सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन में एंटर होकर स्टडी करना, क्योंकि साइंटिस्टों को लगता था कि टाइटन में पानी है। 25 दिसंबर 2004 को हाइगन कैसिनी से डिटैच होता है और अपनी जर्नी सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की तरफ शुरू कर देता है। हाइगन टाइटन के एटमॉस्फेयर में 14 जनवरी 2005 में एंट्री मारता है। डिसेंड करते हुए हाइगन टाइटन के एटमॉस्फेयर और वेदर के बारे में डाटा कलेक्ट करके भेजता है। हाइगन सक्सेसफुली टाइटन की सरफेस पर लैंड हो जाता है और ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट होता है जो किसी प्लेनेट के मून पे कदम रखता है, आउटर सोलर सिस्टम वाली साइड पे। हाइगन डिस्कवरी करता है कि टाइटन में नहरें और दरिया भी हैं, लेकिन मीथेन और इथेन के। इसको टाइटन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सुराग भी मिलता है, जो ठीक वैसे ही था जैसे हमारी अर्थ पर शुरू में होता था। ये सारा डाटा ट्रांसफर करने के लिए हाइगन के पास सिर्फ 90 मिनट का टाइम था और ये सारा डाटा सक्सेसफुली कैसिनी को ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद कैसिनी वो डाटा अर्थ पर ट्रांसफर करती है। अब आता है ग्रैंड फिनाले का टाइम। कैसिनी 290 बार सैटर्न के गिर्द चक्कर लगा चुका था। अब क्योंकि सैटर्न के मून्स हैबिटेबल थे रहने के लिए, साइंटिस्टों को डर होता है कि कहीं कैसिनी सैटर्न के गिर्द चक्कर लगा कर उसके मून्स में क्रैश ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो अर्थ के माइक्रोब उसके मून को गंदा कर देंगे। वो चाहते थे कि सैटर्न के मून अर्थ के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक रहें, ताकि उन मून्स को फ्यूचर में भी स्टडी किया जा सके। तो बजाय कैसिनी खुद ही कहीं क्रैश हो, ये फैसला करते हैं कि कैसिनी को सैटर्न में ही क्रैश कर देते हैं। इसकी वजह से सैटर्न के एटमॉस्फेयर भी स्टडी हो जाएगा और उसके रिंग्स भी। 15 सितंबर 2017 को कैसिनी सैटर्न के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद जलकर खत्म हो जाता है। बाकी वो छोटा सा हाइगन वो अभी भी टाइटन पे है, लेकिन उसकी बैटरीज डेड है। इसके बाद आता है वेनेरा 7, जिसको बनाया गया था हमारे सोलर सिस्टम के सबसे हॉट प्लेनेट वीनस को स्टडी करने के लिए। वेनेरा 7 को बनाया था सोवियत यूनियन ने। 17 अगस्त 1970 को इसको लॉन्च किया जाता है वीनस के लिए। वेनेरा 7 4 महीने में मिलियंस
ऑफ किलोमीटर का सफर करने के बाद 15 अगस्त 1970 को वीनस के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है। इसको एक्सट्रीम हीट और प्रेशर का सामना करना पड़ता है लैंडिंग के वक्त, क्योंकि प्लेनेट वीनस की सरफेस का टेम्परेचर 464 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन चैलेंजेस के बावजूद वेनेरा 7 सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाता है जिसने दूसरे प्लैनेट पर लैंडिंग की। जब ये सरफेस पर पहुंचता है तो डाटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है अर्थ पे। इसने वीनस के एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। डाटा ट्रांसमिशन बहुत ही खराब क्वालिटी का होता है क्योंकि प्लैनेट वीनस पे हार्श कंडीशंस थी। वेनेरा 7 सिर्फ लैंडिंग के 23 मिनट बाद तक ही ट्रांसमिट करता है डाटा, लेकिन फिर उसके बाद ये प्लैनेट वीनस की हार्श कंडीशन को सह नहीं पाता क्योंकि इसको लॉन्ग पीरियड के लिए बनाया ही नहीं गया था। 23 मिनट के बाद वेनेरा 7 से कनेक्शन टूट जाता है। अगले दिन 16 दिसंबर 1970 को इस मिशन को एंड कर दिया जाता है और वेनेरा 7 हमेशा के लिए प्लैनेट वीनस पर लॉस्ट हो जाता है। इसके बाद आते हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, जो कि आज भी और अभी भी इस अकेले अंधेरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे हैं। वॉयेजर 2 को लॉन्च किया जाता है 20 अगस्त 1977 को। इसका मिशन होता है सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस और नेपच्यून को एक्सप्लोर करना। वॉयेजर 2 जुपिटर पर जुलाई 1979 को पहुंचता है। ये इस गैस जायंट की पिक्चर्स और डाटा को अर्थ पर भेजता है। जुपिटर के सक्सेसफुल विजिट के बाद वॉयेजर 2 अगस्त 1981 को सैचुरन से फ्लाई बाय करता है। ये इस प्लेनेट के रिंग्स और मून को स्टडी करके डाटा को अर्थ पर भेजता है। जनवरी 1986 को ये यूरेनस के पास पहुंचता है और ये पहला स्पेसक्राफ्ट होता है जो यूरेनस को विजिट करता है। इस आईसी प्लेनेट की वॉयेजर 2 पिक्चर्स लेता है, एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है और इसके मून्स को ऑब्जर्व करता है। फिर ये सारा डाटा अर्थ पर भेज देता है और वॉयेजर 2 की फाइनल डेस्टिनेशन होती है प्लेनेट नेपच्यून। अगस्त 1989 को वॉयेजर 2 प्लेनेट नेपच्यून के पास पहुंचता है। ये इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है, नेपच्यून के ग्रेट डार्क स्पॉट को डिस्कवर करता है और इस प्लेनेट के मून ट्राइटन को डिटेल से स्टडी करता है। यहाँ तक वॉयेजर 2 का प्राइमरी मिशन कंप्लीट हो चुका था। अब इसको इंटरस्टेलर स्पेस में भेज दिया जाता है। वॉयेजर 2 ऑफिशियली 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मारता है। इसके ट्विन मिशन वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया जाता है। वॉयेजर 1 का प्राइमरी मिशन होता है सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करना, स्पेशली जुपिटर और सैचुरन। रिलीज होने के 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद ये मार्च 1979 को जुपिटर के पास पहुंचता है। ये प्लैनेट जुपिटर के मैसिव स्टॉर्म और क्लाउड पैटर्न्स की बहुत ही स्टनिंग पिक्चर्स भेजता है। इसके साथ ही ये जुपिटर के गिर्द लाइट सी रिंग को भी डिस्कवर करता है। जुपिटर के सक्सेसफुल विजिट के बाद ये अपना सफर प्लैनेट सैचुरन की तरफ शुरू कर देता है। नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 सैचुरन के पास पहुंचता है। ये सैचुरन के गिर्द काफी सारे फ्लाई बाय चक्कर लगाता है। सैचुरन के रिंग्स और उसके मून्स के बारे में काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी भेजता है। वॉयेजर 1 का प्राइमरी मिशन कंप्लीट हो जाता है और इसको इंटरस्टेलर स्पेस में भेज दिया जाता है। 2012 में वॉयेजर 1 पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन जाता है सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मारकर। इस स्पेसक्राफ्ट में गोल्डन प्लेट रिकॉर्ड भी है। ये गोल्डन प्लेट हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरफ से एक स्पेशल मैसेज है उन सिविलाइजेशंस के लिए अगर वो एग्जिस्ट भी करती हो जिनको ये स्पेसक्राफ्ट मिलेगा। इस प्लेट में 55 लैंग्वेजेस की ग्रीटिंग्स हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स के म्यूजिक हैं, नेचर की साउंड हैं जैसे कि थंडरस्टॉर्म, वेल्स की आवाज, इसके साथ ही बहुत सारी पिक्चर्स हैं। वॉयेजर 1 को जब इंटरस्टेलर स्पेस में भेजा जा रहा था तो इसके कैमरास को अर्थ की तरफ पॉइंट किया गया और ये लास्ट पिक्चर खींची गई थी जिसका नाम है पेल ब्लू डॉट। उस वक्त वॉयेजर 1 अर्थ से 6 बिलियन किलोमीटर दूर था। ये छोटा सा डॉट हमारी अर्थ है। हमारी सारी ईगो, हमारा घर, हमारी सारी जिंदगी इस छोटे से डॉट में गुजर रही है। ये है हमारी छोटी सी जगह इस पूरे यूनिवर्स में। लेकिन आप भी ये चीज सोच रहे होंगे कि ये पिक्चर हमें कैसे रिसीव हुई, वो भी 6 बिलियन किलोमीटर दूर से। ना कोई वाईफाई है, ना कोई नेटवर्क है। अर्थ पर ही रहकर हमें सिग्नल्स नहीं आते सही तरह। लेकिन टेंशन न लो, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ये स्पेसक्राफ्ट करोड़ों किलोमीटर दूर से हमें पिक्चर्स और वीडियोस कैसे भेजते हैं। यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।